नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको रसायन विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनका पहला पार्ट मैंने स्टडी करवा दिया बेटा, मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज का मेरा जो क्लास होगा बेटा वो रसायन विज्ञान का दूसरा पार्ट होगा और दूसरे पार्ट के अंतर्गत आपको संपूर्ण क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक कि आप देख पा रहे होंगे कि तिरंगा बैच आपको लगातार आपके अभ्यास को, आपके चैप्टर वाइज, आपके टॉपिक वाइज आपको जो है रिवीजन और टीचिंग करवाना शुरू कर दिया गया है। जैसे पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होगा मेरे प्यारे बच्चे, तुरंत अगले दिन आपको रिवीजन करवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक चैप्टर पढ़ा करके अगला रिवीजन जब कंप्लीट होगा, सारे बच्चों के कमेंट आएंगे सर कि मेरा पहला चैप्टर पूर्ण हो गया है, बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस हो चुका है। तो फिर मैं आगे आपको लेके चलूंगा मेरे प्यारे बच्चे अगले चैप्टर पे, जो हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर होगा उसको लेके चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान देना बेटा कि जो मेरा ये क्लास चल रहा है बेटा किस बैच के अंतर्गत चल रहा है बेटा, तिरंगा बैच, जो आपके यूट्यूब के किस चैनल पे मिलेगा बेटा, कीर्ति एसएससी। यूट्यूब में जाओगे बेटा, यूट्यूब पर जाने के बाद में कीर्ति एसएससी सब्सक्राइब जो है आप सर्च करोगे और कीर्ति एसएससी के चैनल के अंतर्गत बेटा क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए तिरंगा बैच स्पेशल बेटा उतार दिया गया है, जिसमें से बच्चों का क्लास कक्षा 10 का कंटिन्यू दिया जा रहा है साइंस सब्जेक्ट का। उसके बाद में बेटा आपको क्लास 12 के बच्चों का जो है ये 2-2, 3-3 दिन के जो बेटा हमारे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करवा करके आपके रिवीजन करवाए जाएंगे। आपका रिजल्ट जो होगा उस रिजल्ट के अनुसार आगे फिर मैं आपके अपने चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं चल रहा हूं आपको एक छोटी सी बात को रख करके फिर मैं अपने क्लास को इसको प्रारंभ करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात कही गई है कि जो थक कर भी ना रुके, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर ना रुके वही बाजीगर होता है, और जो झुके नहीं मुश्किलों में, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है, वही सिकंदर होता है। कुछ और बात, सफलता इंतजार नहीं करती, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही आसान असली हुनर होता है मेरे प्यारे बच्चे, असली हुनर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सच बताऊं आपको, यदि आपके अंदर असली हुनर है तो आपको क्या करना बेटा, अपने सही समय को पहचानो। और मेरे प्यारे बच्चे, सही समय के साथ साथ में एक सही शिक्षक, एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यदि आप नहीं समझ पाओगे, नहीं पहचान पाओगे तो नुकसान आपका होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आइए तिरंगा बैच के अंतर्गत कक्षा 10 के बच्चों के आज ये पहले चैप्टर जो बेटा वो पूरा करवाने की बात किया जाएगा बेटा इसमें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आपके बीच में जो मेरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है बेटा वो आपको मैं बता दूं। वह अपक्रिया, यहां पे आप समझ लो बेटा कि रासायनिक अपक्रिया का चैप्टर चल रहा बेटा। जो चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है वियोजन अपक्रिया बेटा, ठीक, वियोजन अपक्रिया, यानी वियोजन अपक्रिया से संबंधित जब बात की जाए बेटा तो मैं आपको बता दूं वियोजन अपक्रिया, इस अपक्रिया को बेटा मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा दिया बेटा। और वो डिजिटल बोर्ड पे नहीं था बेटा, वो व्हाइट बोर्ड पे मैंने पढ़ाया। तो बहुत ही लाजवाब, उस पे आपको पिछले क्लास में वियोजन अपक्रिया के जो 3 पार्ट बेटा, इसके 3 पार्ट, यानी ये जो वियोजित होती बेटा, जो ये अपघटित होती है, जो इसमें अपघटन होता बेटा वो 3 तरीके से होता। एक तो ऊष्मा के द्वारा टूटता बेटा, दूसरा प्रकाश के द्वारा बेटा ये टूटता है, तीसरा बेटा ये विद्युत के द्वारा क्या होती है बेटा, अपघटित होती है। ये 3 प्रकार के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, वियोजन की अपक्रिया संपन्न होती है।
यानी याद रखना बेटा, ये टूटता कैसे, वह यौगिक या तत्व जो क्या करते बेटा, ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा या विद्युत के द्वारा क्या करते बेटा, वो टूट करके अलग हो जाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब इस वियोजन अभिक्रिया की जब बात करें बेटा, तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अभिकारक कैसा होगा, मैंने कल इसके पहले वाले क्लास को आप देखेंगे ना, हमने कहा है बेटा कि आप स्टेप बाय स्टेप क्लास लीजिए। पार्ट 1 आप नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पार्ट 1 को जाकर के देखिए तो आपके बात समझ आएगा बेटा कि अभिकारक क्या होता। एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद भी मैंने आपको उधर बता दिया बेटा, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक एग्जांपल के स्तर से मैं समझा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे आप समझ लीजिए बेटा, एक एग्जांपल मैंने रख दिया बेटा, जैसे लो CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम, सी से कैल्शियम और CO3 से कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा क्या है, जल्दी बोलो। जब अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के पीछे एक ही यौगिक हो, कितने यौगिक हो, एक ही यौगिक हो, यहां देख पा रहे हो बेटा, एक ही लोग हैं, एक ही पद है, तो उसे बोलते हैं एकल अभिकारक। क्या बोलते हैं, एकल अभिकारक। यानी रासायनिक चिन्ह के पीछे एक ही तत्व हो तो उसे क्या बोलेंगे, एकल अभिकारक। यहां बात समझ में आ गई। अब ये क्या हो जाए बेटा, टूट कर, ये क्या हो जाए, टूट कर। और मेरे प्यारे बच्चों, ये टूट कर क्या हो जाए, तो टूट कर आप इसको क्या बोला गया, दो या दो से अधिक उत्पाद बना ले, दो या दो से अधिक उत्पाद बना ले, तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, CaO। ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलो बेटा ये क्या हो गया, दो या दो से अधिक उत्पाद। और इधर के सभी भाग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो दो या दो से अधिक उत्पाद, बोलो बेटा जब एक ही अभिकार यौगिक टूट करके बेटा, टूट करके दो या दो से अधिक भागों में अधिक उत्पादों का निर्माण कर ले, या दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए, तो वह अभिक्रिया क्या होता बाबू, वियोजन होता है। क्या होता है, वियोजन होता है। अब यही जो एकल अभिकारक बेटा टूटता कैसे है, तो ये टूटने के जो नियम है बेटा वो 3 तरीके से। या तो वो क्या होगा, अधिक गर्म कर दोगे तब टूट जाएगा बेटा ये, या तो उसको अधिक प्रकाश मिलेगा तो उसमें भी खंडित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, या तो विद्युत के माध्यम से अपघटित हो जाएगा। तो कोई तुमसे पूछ ले बेटा, एकल अभिकारक जो होता है वो वियोजित कितने तरीके से हो सकता है, तो आप बोलोगे कि वियोजित जो होने की जो माध्यम बेटा वो 3 है, या तो अधिक ऊष्मा, या तो अधिक प्रकाश, या तो विद्युत। इन 3 की उपस्थिति में कोई भी यौगिक क्या कर ले बेटा, टूट करके अलग हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और इसके बारे में आपको पूरा एग्जांपल लेना है कि सर ऊष्मा का एक अभिक्रिया, एक एग्जांपल दे दीजिए, प्रकाश के द्वारा एक एग्जांपल दे दीजिए, विद्युत का एक बार एग्जांपल दे दीजिए। तो पिछली वीडियो में आप जाकर के व्हाइट बोर्ड पे मैंने पढ़ाया बेटा, पूरी क्लास आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो पिछले क्लास में आप कीर्ति एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जो है सर्च करिए, उस पर आपको पीछे वाले में आपको बढ़िया बाकायदा वियोजन अभिक्रिया समझ में आ जाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत, बेटा वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत कौन सा चीज लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, जो टूट करके दो उत्पाद को क्या करेगा बेटा, पैदा करेगा। एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो भागों में जब एक ही लोग दो भागों में टूटते हैं तो उसी का नाम क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे एक बात बताया गया बेटा, ये क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये संगमरमर का मुख्य घटक, यानी संगमरमर जो हमारा स्टोन होता है बेटा, ये उसका मुख्य घटक यानी उसका सूत्र है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके समझ आ ही गया होगा बेटा। अब अगले क्रम में चलते बेटा। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणुओं को
क्या करेंगे बेटा, किसी एक प्रमाण अथवा समूह को हम क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। क्या करेंगे बेटा, विस्थापित करेंगे। तो विस्थापित का मतलब होता बेटा एक स्थान से, जैसा भी मैंने कहा बेटा, ए मान लो एक व्यक्ति है और यहां पे दो लोग हैं बेटा, यहां पे दो लोग। अब आपको ध्यान देना बेटा कि यहां पे क्या होगा, ये विस्थापित हो करके, ये विस्थापित हो करके बेटा ये जो है इनके साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपको मान लेना बेटा कि ये क्रिया क्या कहलाती है, विस्थापित। यानी कि आपको ध्यान देना बेटा कि ये वाला जो चीज है बेटा ये अलग हो गया और ये दोनों साथ में जुड़ गए। तो ये कंडीशन जो बेटा याद रखना आपको, ये क्या है, विस्थापन क्रिया। यानी कि एक स्थान से दूसरा कोई हट करके बेटा और वहां पे कोई दूसरा जुड़ जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया, एक एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया बेटा जेड प्लस CuSO4। अब आपको ध्यान देना बेटा कि जो जेड है ये अधिक क्रियाशील है बेटा किसके अपेक्षा, कॉपर के अपेक्षा। यानी ये जिंक है, ये कॉपर है तुम्हारा बेटा, और ये सल्फर है ऑक्साइड बेटा, ऑक्साइड। अब आपको ध्यान देना बेटा कि इसमें क्या होता है, ऐसी क्रियाएं जिसमें यौगिक, तो यौगिक यहां पे बेटा बोलो कौन है, कॉपर सल्फेट, यहां यौगिक है। ये यौगिक क्या करता है बेटा, अणुओं के किसी एक प्रमाण अथवा समूह के स्थान पर, यानी इसका यौगिक का कोई एक अणु क्या हो जाएगा बेटा, कोई एक प्रमाण समूह से हट करके दूसरे परमाणुओं के समूह में जुड़ जाएगा। तो बोलो बेटा इसमें कौन हटेगा, देखो बेटा जल्दी से। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, जिंक। पहले जिंक लिखा है, यहां भी जिंक लिख दिया गया। अब इसके ये परमाणु जो बेटा जो पीछे वाले हैं SO4, ये इसके साथ जुड़ गया बेटा। और बोलो बेटा यहाँ पे कौन प्रतिस्थापित हो गया बेटा, बोलो तो जो यहाँ पे कॉपर। तो कॉपर के जगह पे बेटा कौन आ गया, बोलो कॉपर के जगह पे कौन आ गया, जिंक। कौन आ गया, जिंक। और कॉपर बेटा क्या हो गया, बोलो जिंक आ गया। और यहाँ पे कॉपर बेटा बोलो क्या हो गया, अलग हो गया, यानी टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, विस्थापन क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्थापन क्रिया बोलेंगे। तो आपको याद रखना बेटा, ये परिभाषा लिख लो कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु, ये यौगिक बेटा कॉपर सल्फेट के अणु किसी एक प्रमाण अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा प्रमाण अथवा समूह आ जाता है। तो बोलो बेटा यहाँ पे इसके साथ में कॉपर सल्फेट के साथ में कौन आ गया, तो बोलोगे कॉपर के साथ में, कॉपर के जगह पे कौन आ गया, जिंक आ गया। और कॉपर बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया। क्या हो गया, अकेला हो गया। तो इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन क्रिया। क्या होते हैं, यानी एक प्रमाण के स्थान पर कोई दूसरा आ जाए। और ये होता क्यों है, ये होता क्यों है सर, तो हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया है कि मेरे प्यारे बच्चों अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील वाले को क्या कर देते बेटा, हटा देते हैं। कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देता बेटा। तो कौन हटा देता बेटा, याद रखो जिंक क्या है बेटा, अधिक क्रियाशील है। कॉपर क्या है बेटा, कम क्रियाशील है। इसलिए विस्थापन में जो अभिक्रिया बेटा होता देखने को मिलता है वो अधिक क्रियाशील वाले तत्व
कम क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक को क्या कर देते हैं, यौगिक से तत्वों को हटा देते हैं। और इस घटना के आधार पर, कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील के आधार पर बेटा तत्वों में विस्थापन की क्रिया देखने को मिलती है। तो यहां तक बात आपके समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये हो गया आपका परिभाषा हो गया, और ये इसका एग्जाम्पल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा आता है इसी के स्थान पर विस्थापन के बाद कि द्विविस्थापन क्रिया क्या है। इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा बेटा कि सर विस्थापन के बाद में क्या है, तो आप बोलोगे बेटा द्विविस्थापन, दो विस्थापन क्रिया। तो द्विविस्थापन क्रिया में आपको समझा दूं बेटा, दो विस्थापन क्रिया जो बेटा है वो आपको ध्यान देना। क्या बोलोगे, वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान दो बेटा यहां पे, किसका, आयनों का आदान प्रदान, ये इंपॉर्टेंट बेटा। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इन्हें द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लूं बेटा, कि बचपना में एक दोस्ती होती है, एक बचपना में दोस्ती होती है कि किसी लड़के का संबंध, यानी मान लो यहां पे चंदा का संबंध गंगा से, चंदा का संबंध किससे, गंगा से, और रंगा का संबंध मंदा से है। अब ये बात आपको याद रखना कि चंदा का संबंध बचपना में किससे था, ये बचपना की बात है बेटा, कंसेप्ट समझ लीजिए बढ़िया से। चंदा का संबंध किससे है, गंगा से है। और ये किस अवस्था की बात हो रही है, बचपना में। और यहां बचपना में संबंध बेटा रंगा का किससे है, मंदा से है। भाई रंगा का संबंध किससे है, मंदा से है। अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों का संबंध जो है ये बचपना के टाइम की है बात बेटा, बचपना के टाइम की बात। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताएं बेटा कि चंदा का संबंध गंगा से तो है, लेकिन चंदा का संबंध गंगा के होने के बावजूद भी इनकी शादी बेटा या इनका व्यवहार जो इनका है, जो संबंध हुआ वो गंगा से नहीं हो गया, रंगा से हो गया। किससे हो गया, रंगा से। बल्कि चंदा और गंगा का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया मजे में थे। लेकिन इनके माता पिता ने क्या कर दिया, चंदा का शादी किससे कर दिया, रंगा से कर दिया। और गंगा की शादी किससे हो गई, बोलो जल्दी से, गंगा की शादी हो गई मंदा से। क्या हो गया, मंदा से। मेरी बात समझ में आ रही है आपके ना, कि बचपना में दोस्ती किसकी थी, किसकी थी, चंदा का संबंध किससे था, गंगा से। और रंगा का संबंध किससे था, मंदा से था। बात तो समझ में आया होगा ना। लेकिन इनकी जो शादी का जो हमारे समाज का प्रभाव होता कि भाई इस चीज को लेके चलना है हमको, हम अपनी बेइज्जती को, अपनी इज्जत को लेकर के चलेंगे, उसी को देखते हुए इनके पिताजी ने शादी किससे कर दिया, चंदा का शादी किससे कर दिया, रंगा से। और गंगा की शादी हो गई किससे, मंदा से। लेकिन अब इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है, यह अब क्रिया बन गया बेटा एक, कि जैसे ये कंडीशन हुआ तो वैसे क्या हो गया बेटा कि चंदा ने तुरंत एक बार क्या देखा बेटा, कि चंदा ने अपने ही लाइन में एक बार मेला में गए, और मेला में जल चढ़ाने गए या पूजा करने गए, तो एक ही लाइन में क्या हुआ था कि लाइन लगी हुई थी ऐसे, ये लाइन लगी हुई थी। और इस लाइन में चंदा और रंगा, चंदा की शादी रंगा से हुई तो रंगा भी गई थी साथ में, गंगा और मंदा ये भी उसी लाइन में लगे हुए थे। तो जैसे चंदा ने देखा किसको, गंगा को, चंदा ने किसको देखा, तो आप बोलोगे गंगा को। तो जैसे गंगा को इन्होंने देखा
तो ऐसे तुरंत क्या हो गए भैया, ये अगले क्रम में चंदा और गंगा फिर क्या हो गए, मिल गए। बात समझ आ रही है? तो बोलो बेटा, इस अभिक्रिया में चंदा ने जब गंगा से मिला तो चंदा कहाँ चले आए, गंगा के पास। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो चंदा और गंगा का मेल ही क्या हो गया बेटा, बोलो, एक ये और एक ये, दोनों लोग हट गए, चंदा अलग और गंगा अलग, एक पास हो गए। तो पहला विस्थापन। और रंगा और मंदा ये दोनों लोग क्या हो गए, एक साथ हो गए। तो इसमें बोलो भाई, दोनों लोग यानी दो विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, दो लोग बदले कि नहीं बदले, चंदा बदल गए गंगा के साथ, रंगा बदल गई मंदा के साथ। तो बोलो यहाँ पे किस में, जब दो लोग हों, कितने लोग, दो पद हों, और दोनों पदों में अब इस पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको इसी फार्मूले के अनुसार, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं कि आप इसी फार्मूले के आधार पर मैं सवाल को रख देता बेटा, इसको रख देंगे, रख रहा हूं बेटा, फार्मूला को रख रहा हूं, तब समझिए। जैसे यहां पे मैंने ले लिया Na2 SO4 प्लस Na2 SO4 मैंने ले लिया बेटा, उसके बाद में मैंने ले लिया BaCl2। अब यहाँ पे आपके समझ में आ रहा होगा बेटा कि ये क्या हो गए, चंदा हो गए, और SO4 क्या हो गए, रंगा। समझ आ रही है? और यहाँ पे आपको ध्यान देना, Ba क्या हो गए, गंगा, और Cl क्या हो गए, मंदा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जल्दी से बोलो। अब उसके बाद में हुआ क्या बेटा, जो Ba है, ये Ba जो है बेटा, वो किसके साथ जुड़ गया, SO4 के साथ, प्लस जो Cl है बेटा, वो किसके साथ जुड़ गया, लिख दो 2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है तो 2 लिख दो, यहाँ भी 2 है, तो दोनों का मान समान है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 लिख दिए, उसके बाद में लिख सकते हो NaCl। अब बोलो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, जो सोडियम सल्फेट है और ये जो बेरियम क्लोराइड, अब यहाँ पे बोलो ये तुम्हारे क्या हो गए, यानी ये क्या हो गए, चंदा, और ये SO4 क्या हो गया, रंगा। फिर बोलो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, गंगा। फिर ये क्या हो गया, मंदा। हो गया यहाँ पे। अब आपको समझ लेना बेटा कि बोलो चंदा किसके साथ जुड़ गया, तो बोलोगे गंगा के साथ। तो चंदा देखो बेटा गंगा के साथ जुड़ गया, तो एक ये और एक ये बेटा, और एक ये, दोनों ये हो गए। तो इसमें दो लोग हैं, दो अभी का पद है, कितने पद है बेटा, दो, एक Na2SO4 और दूसरा तुम्हारा BaCl2 है। तो एक इसका भाग बेटा जो है वो किसके साथ जुड़ गया, और इसमें लिखा है क्या, आयनों का आदान प्रदान। तो आयनों का आदान प्रदान आपको ध्यान देना, जो आगे होता प्लस में और जो पीछे होता वो माइनस में, जो आगे वो प्लस में और जो पीछे वो माइनस में। अब जब इनका क्या होगा बेटा, जब ये एक दूसरे में विस्थापन होंगे, तो आपको ध्यान देना है कि प्लस वाला किसके साथ, माइनस के साथ। तो बोलो बेटा यहाँ पे प्लस कौन है, Ba है, तो इसको हमेशा आगे लिखना, प्लस वाला हमेशा आगे होता है, और माइनस वाला क्या होगा, पीछे होगा। तो माइनस इसमें कौन है बेटा, जल्दी बोलो, कौन है माइनस, SO4 है। तो सीधी सीधी बात है बेटा, Ba प्लस है तो SO4 माइनस है, तो इसके साथ Ba के साथ में SO4 ही जुड़ेगा, क्योंकि आगे का पद प्लस होना चाहिए, पीछे का माइनस। तो यहां बात समझा गई। अब बोलो बेटा Na2 क्या है तुम्हारा, सोडियम क्या है, तो बोलोगे प्लस में। तो बोलो बेटा इस तरह माइनस में कौन है, तो आप बोलोगे क्लोरीन। तो बोलो बेटा NaCl के साथ में माइनस है तुम्हारा, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब यहाँ Cl की वैल्यू कितना है, 2 है, और यहाँ Na की वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 ये है, 2 ये है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, गुणा करोगे तो इसका भी वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जिसमें दो पद हो और दोनों पदों में क्या हो जाए बेटा, जितने तत्व हैं सबके स्थानों का अदला बदली हो जाए, और अदला बदली होगा तो किस चीज का होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। यानी प्लस है तो माइनस के साथ, और माइनस है तो प्लस के साथ, यानी प्लस है तो माइनस के साथ जोड़ देना, और ये प्लस है तो इस वाले के माइनस के साथ जोड़ देना।
बस यही आपको बात याद रखना है। इसी क्रिया को बोलते हैं कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। तो आयनों के आदान प्रदान होने वाले अभिक्रिया का नाम क्या है? जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी यहां पे मामला होता है खत्म। उपचयन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो बेटा यहां पे एग्जाम्पल, तो उदाहरण है बेटा, जैसे मैंने यहां पे ले लिया बेटा Cu ओ प्लस H2 सिंबल, यहां लिख दोगे Cu प्लस H2O। अब यहां पे आप एक चीज देखेंगे बेटा, क्या लिखा है कि ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो आप बताओ बेटा इस कंडीशन में ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हुई है? यहां दोनों में समझा दे रहा हूं। यहां पे आप एक चीज देख लीजिए बेटा, Cu के साथ में क्या लगा है? तो बोलोगे वो लगा यानी ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन लगा है बेटा, तो बोलो बेटा जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही बेटा? अब कमी यहां पे हो रही। देखो यहां पे Cu के साथ में Cu के यानी कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है बेटा। तो आप बोलो बेटा यहां पे क्या होगा? इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि इसमें इसका ह्रास हुआ है, यानी कि क्या हुआ है? ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है बेटा? कमी। ह्रास का मतलब क्या हो गया बेटा? कमी। तो कॉपर में बेटा किसकी कमी हो गई? बोलो बोलो, यहां पे आप क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन। और उत्पाद में क्या देख रहे हैं बेटा? कि ऑक्सीजन नहीं है। यानी यहां पे देखो Cu कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहां पे कॉपर अकेला हो गया है, और इसका ऑक्सीजन जो बेटा वो किसके साथ जुड़ गया है? हाइड्रोजन के साथ। यानी हाइड्रोजन यहां अकेला था, लेकिन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है बेटा कितने लोग हो गए? 2 लोग। तो इस कंडीशन में आपको कहा जाए बेटा कि हाइड्रोजन के साथ में क्या हुआ है? तो आप बोलोगे जिस अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का क्या करती हो? त्याग हो। तो ऐसे अब देखो हाइड्रोजन का त्याग हो तो उससे क्या होता है बेटा? वो क्रिया जो होती है बेटा वो उपचयन होती है। क्या होती है? उपचयन। तो यहां पे इसको बोलेंगे अपचयन। यहीं पे मैं समझा देता हूं बेटा दोनों। जिस अभिक्रिया में बेटा किसकी? ऑक्सीजन की क्या हो? ह्रास हो। ह्रास का मतलब देखो बेटा यहां पे कॉपर और ऑक्सीजन दोनों लोग साथ में थे, लेकिन आप उत्पाद में देखोगे बेटा कि कॉपर से कौन अलग हो गया? तब बोलोगे सर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इस क्रिया को बोलते हैं ह्रास होना या कमी होना। भाई 2 लोग थे, अकेले बचा है, तो 2 से 1 जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कमी ही बोलेंगे। तो जब ऑक्सीजन का कमी होता है तो उसे बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो से बोलेंगे अपचयन। और यहां हाइड्रोजन अकेला था और इसके साथ कौन जुड़ गया? बोलो बेटा ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्सीजन जब इसमें जुड़ गया तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बोला यहां लिखा है इसमें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, यहां हाइड्रोजन का त्याग हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। तो ये होता है आपका उपचयन का अभिक्रिया। तो बोलो बेटा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का वृद्धि होना कौन सी कंडीशन है? तो आप बोलोगे सर इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उपचयन। ये उपचयन अभिक्रिया बेटा। हाइड्रोजन अकेला था, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो बोलो बेटा यहां पे कौन सी अभिक्रिया बन गया? उपचयन अभिक्रिया। और यहां पे आप देखोगे कॉपर के साथ क्या बेटा? ऑक्सीजन है, तो ये कॉपर ने यानी कॉपर को ऑक्सीजन ने त्याग कर दिया,
तो त्याग कर दिया बेटा, तो बोलो इसमें क्या हो गई, कमी हो गई ऑक्सीजन की। तो कमी हो गई तो वो कौन सी क्रिया हो गया, अपचयन हो गया। अब इन दोनों क्रिया को मिला करके यानी अपचयन और उपचयन, जिस अब समीकरण में अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो इस CuO प्लस H2 में दोनों क्रिया देखने को मिल रही बेटा। एक ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, दूसरे पद में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जिसमें कमी हो रही है उसे हम बोलेंगे अपचयन, और जिसमें वृद्धि हो रही है उसे बोलेंगे उपचयन। और ये दोनों क्रियाएं जिस समीकरण में होती हैं उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। अब तुमसे कोई कहे बेटा कि रेडॉक्स अपक्रिया जो है बेटा वो क्या है, बल्कि आगे आपको हेडिंग में मिलेगा अभी। तो रेडॉक्स अपक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अपचयन और उपचयन, क्या बात समझ आ रही है, वह अपक्रिया जिसमें, अब ये वह अपक्रिया बेटा, वो अपक्रिया कौन सा, तो आप बोल सकते हैं CuO प्लस H2, ये वही अपक्रिया है। तो किसको बता रहा बेटा, रेडॉक्स अपक्रिया को। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है कॉपर में, तो इसलिए इसका नाम अपचयन है। दूसरा हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो इसलिए बेटा यहां पे क्या बन गया, ये उपचयन बन गया है। तो याद रखना इस बात को मेरे प्यारे बच्चे कि जिसमें अपचयन और उपचयन, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं जिस समीकरण में देखने को मिलती हैं, तो ऐसे समीकरण को हम सभी लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि अपचयन क्या है और उपचयन क्या है। तो आप बिल्कुल इसको दिमाग में रखिए बेटा कि अपचयन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अपचयन किसे कहते हैं और उपचयन किसे कहते हैं। अब बात आती बेटा कि रेडॉक्स अपक्रिया आपके समझ में आ गया। अपचयन और उपचयन का एक एग्जांपल और मैं लेता हूं बेटा। मैंने यहां पे ले लिया बेटा Mg प्लस O2, यहां 2 लगा दो। इनके बीच में हम अपक्रिया करवा रहे हैं बेटा, और अपक्रिया में आपको ध्यान देना बेटा कि इसके पीछे कितने लोग हैं, 2 लोग। यहां अब इस अपक्रिया में आपको ध्यान देना कि जितने पद होते हैं तो आपको याद रखना उसका तिर्यक गुणा, यानी Mg है बेटा तो Mg ऐसे लिख दो, और वो है तो Mg कितना है 2, वो कितना है 2। तो इनके सर की टोपी इनके पास और इनके सर की टोपी इनके पास, यानी Mg के पास 2 हैं तो 2 यहां पे हो जाएगा, यानी कि क्रॉस हो जाएगा, यानी 2 इधर है। तो याद रखो बेटा जैसे मैंने लिख दिया Mg2 प्लस वो सिंगल है। तो अब आपको याद रखना बेटा कि Mg तो 2 है लेकिन ये जो ऑक्सीजन वो अकेला है। तो आपको याद रखना बेटा इसका जो ये एक है बेटा वो हो जाएगा अपक्रिया में Mg1, और जो Mg के पास 2 है बेटा वो के पास कितना हो जाएगा 2। ये तिर्यक गुणा होता है, याद रखना इस बात को अपक्रिया में। तो इनके टोपी का, इनके सर की टोपी Mg के सर के टोपी ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के सर की टोपी Mg के पास। ये बात आपके समझ में आ गया होगा। तो यहां पे वही बात है लेकिन समान होगा, तो आपको याद रखना है दोनों कैंसिल कर देंगे। चलता हूं मैं आपको आगे समझाता बेटा। अब इसके बीच में अपक्रिया हो गया, तो यहां पे बेटा हुआ क्या, MgO यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल होगा, जब दोनों के मान समान होंगे। यदि यहां 2 है यहां 2 है तो दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास बचा क्या, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बचा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया, तो आप बोलोगे बेटा Mg के साथ में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। इस अभिक्रिया में किसकी वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की, क्योंकि Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये बेटा बोलो क्या हो गया, और इसमें हाइड्रोजन का त्याग हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का त्याग हुआ है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया जाए कि जिसमें हाइड्रोजन की त्याग हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो आप उसके लिए बेहतर एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा उपचयन का, कि 2Mg प्लस O2 का आप क्रिया कराओगे तो आपको मिल जाएगा MgO
ये दो और दो समान इसलिए कट जाएंगे और इसमें हाइड्रोजन का त्याग हुआ है। हाइड्रोजन का क्या हुआ बेटा? त्याग हुआ है। इसलिए ये कौन सी क्रिया है? उपचयन। तो बोलो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, तो वो क्रिया कौन सी होगी? तो उपचयन होगी। और उसमें आपके लिए एग्जाम्पल बेहतर मैंने रख दिया बेटा, यम जीवो, यानी 2Mg+O2 का आप क्रिया कराओगे बेटा तो क्या प्राप्त होगा? यम जीवो प्राप्त होगा। दो और दो समान है इसलिए कर जाएंगे और इस सब क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अपचयन। तो याद रखो उपचयन। तो याद हो गया बेटा, उपचयन का आपका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं लेके चलता बेटा अपचयन। अपचयन पे लेके चलता बेटा। ऐसी क्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो मेरे प्यारे बच्चे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे मैं कहूंगा भाई कौन सा क्रिया? उपचयन। क्या बोलेंगे बेटा? इसको उपचयन बोलेंगे, सॉरी अपचयन। ये अपचयन जो अब क्रिया बेटा याद रखना उसको, ये अपचयन अब क्रिया जो होती बेटा वो कहां से और कैसे संपन्न होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं बेटा। मैंने रख दिया बेटा प्लस CuO+ H2। अब इसके बीच में अब क्रिया कराओगे बेटा तो बोलो जल्दी से क्या मिलेगा आपको? Cu+H2O। अब बोलो इसमें बेटा याद रखो ऐसी अब क्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है? वृद्धि। हाइड्रोजन यहां पे अकेला है बेटा कारक में, और उत्पाद में आप देख पा रहे हो बेटा कि हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। यानी हाइड्रोजन में वृद्धि क्या हुआ? पहले यहां पे बोलो अकेले हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितना अकेला है? सिंगल। और यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि ये दो लोग हो गए, तो इसी कंडीशन को बोलते बेटा हाइड्रोजन का वृद्धि होना। हाइड्रोजन का वृद्धि का मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन ही बढ़े। हाइड्रोजन के वृद्धि का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन में कोई दूसरा तत्व आकर के जुड़ जाए, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने पार्ट हो गए? दो, एक हाइड्रोजन दूसरा इनके साथ में जुड़ गया ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। और मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की क्या हुई है? त्याग। त्याग का मतलब किससे त्याग हुआ है? कॉपर से। ऑक्सीजन किसके साथ था बेटा? जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन जो था बेटा वो किसके साथ है बेटा? वो ऑक्सीजन कॉपर के साथ। तो यहां आप देख पा रहे होंगे बेटा कि ऑक्सीजन का त्याग हो गया, यानी ऑक्सीजन ने कॉपर को त्याग दिया। तो बोलो बेटा जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, बात समझ में आ गई? यानी हाइड्रोजन के साथ कोई भी तत्व जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि। अब ऑक्सीजन की कमी या त्याग होना, तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन का बिछुड़ जाना, इसको बोलते बेटा क्या? ऑक्सीजन का त्याग। जैसे कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन का त्याग, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? अपचयन क्रिया बोलते हैं। तो अपचयन में दो चीज याद रखना, ऑक्सीजन का क्या होना? त्याग होना। ऑक्सीजन का क्या होना बेटा? त्याग होना। और हाइड्रोजन का क्या होना बाबू? वृद्धि होना। यह कंडीशन क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसका है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। चलते हैं बेटा आपको समझाने के लिए अगले टॉपिक पर। तो यहां तक की बात हो गई बेटा अपचयन उपचयन अपक्रिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके पहले मैंने भी चर्चा किया था कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। तो उसमें मैंने आपको समझा दिया था बेटा कि जिसमें दोनों क्रियाएं हो संपन्न, CuO+ H2। अब हुआ क्या बेटा कि Cu बेटा अकेला हो गया और H2 जो बेटा उसके साथ कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। तो पहले आपको समझ लेना बेटा यहां पे कि कॉपर के साथ कौन जुड़ा यहां पे? तो बोलोगे ऑक्सीजन। तो बोलो बेटा इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं हुई है? ऑक्सीजन की कमी हुई है कि नहीं हुई है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हुआ कमी ऑक्सीजन की।
तो ऑक्सीजन की कमी ही क्या कहलाती बेटा, जल्दी बोलो। ये कहलाता बेटा क्या, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता बेटा। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, अपचयन। अब उसमें देखोगे बेटा कि हाइड्रोजन में क्या हुआ बेटा, जल्दी से बोलो। हाइड्रोजन में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता बेटा, तो बोलोगे उपचयन। क्या हो जाएगा बेटा ये, हो रहा है चयन। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ बेटा, तो ये क्या बन गया आपका, उपचयन। क्या बन गया, उपचयन। अब आप समझ लेना बेटा कि जहां जिस अभिक्रिया में, मैंने इसके पहले समझा दिया कि वह अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन, तो बोलो बेटा यहाँ पे उपचयन और अपचयन। याद रखना, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का क्या होना, वृद्धि होना, और अपचयन का मतलब क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो। या माइनस लगा दिया बेटा, कमी हो। ये दोनों क्रियाएं जिस एक ही समीकरण में हो, साथ साथ होती हैं। देखो इस क्रिया में साथ साथ दोनों क्रियाएं देखने को मिल रही है। कौन कौन सा, एक अपचयन, दूसरा उपचयन। तो ऐसे ही अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ आ गई कि जिस समीकरण में दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं उसका नाम क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो यह भी बात आपका फाइनल होता बेटा। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है, इन्हें हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ये आपका परिभाषा हो गया। ये सारे पीडीएफ आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए बेटा। ये आपका परिभाषा लिखा हुआ है, खाली मैं समझाऊंगा बस। मेरे प्यारे बच्चे, वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है, यानी जो ऊष्मा होती बेटा, जो गर्मी होता है। जैसे आपने कभी इसके पहले समय पे क्या हुआ बेटा कि जो ट्रेनें चला करती थी उसमें हम कोयला डालते थे और वो कोयला दहन करता था, जलता था, तो उससे उसमें ऊष्मा निकलती थी, गर्मी। और उसी गर्मी से क्या मिलता था, उस ट्रेन के इंजन को ऊर्जा मिलता था, और वो ट्रेन क्या करती थी, आगे की ओर चलती थी। तो मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब यह है कि ऊष्मा जो है बेटा वो ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा, जिस ऊष्मा का मतलब बेटा समझ लीजिए गर्मी या तापमान, ऊर्जा के रूप में बेटा क्या हो जाए, उत्पन्न हो, ऊर्जा के रूप में क्या हो बेटा, उत्पन्न हो, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। यानी आपको ध्यान देना, इस बात को समझ लेना है। जैसे मैंने आपके बीच में रख दिया बेटा CH4 एग्जाम्पल बेटा। ये CH4 बेटा क्या है, एक प्राकृतिक गैस है। मीथेन प्लस 2O2, अब इनके बीच में क्या हो गया बेटा, अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया बेटा, ये अभिक्रिया करवा दिया गया। तो इसमें पैदा क्या हुआ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको मिल जाएगा बेटा जल, प्लस आपको मिल जाएगा अंतिम में बेटा क्या, ऊर्जा। तो यहां पे ये अभिक्रिया जो बेटा मैंने आपके बीच में एग्जांपल रखा है कि मेथेन का क्या करोगे, मेथेन का अभिक्रिया किससे होगा बेटा, बोलोगे तो ऑक्सीजन से। और जब इनके साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दूसरा बार आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा बेटा कि वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा जो होता है बेटा, जो गर्मी होती है, जो तापमान होता है, क्या देता बेटा, किसके फॉर्म में, ऊर्जा के फॉर्म में पैदा होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो यहां बात आपके समझा बेटा कि मेथेन को, CH4 को 2O2 के साथ जैसे मिलाओगे तो 3 लोग पैदा होंगे।
पहला जो पैदा होगा उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो पदार्थ निकलेगा बेटा वो जल मिलेगा आपको, 2H2O। और तीसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा बेटा, जो अभिक्रिया में बात बताई गई है कि बेटा ऊष्मा, जो किस फॉर्म में होगा, ऊर्जा के फॉर्म में होगा। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा छेपी। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो अब चलते बेटा तुमको अगले टॉपिक पर लेकर के कि ऊष्मा शोषी कौन सी अभिक्रिया है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बाद में आपको मिलेगा बेटा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत बेटा समझोगे कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, भाई जिसमें अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में बेटा ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे बोलोगे ऊष्मा छेपी। किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा का अर्थात ऊर्जा का, ऊर्जा सबको मालूम बेटा कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अंग है। इसके बिना हमारे अंगों का कोई भी पार्ट या कोई भी अंग तंत्र संचालित नहीं हो सकता। सांस ले रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, इन सभी क्रियाकलापों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के इस संसार में कोई काम होने वाला नहीं है। तो उस ऊर्जा को किस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्ति होती है, तो बोलोगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के माध्यम से। लेकिन ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया बेटा, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो बेटा वो क्या करेगा, और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो मैं आपके बीच में रख दे रहा हूं। उदाहरण बेटा एग्जाम्पल मैं रख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। ऊष्मा शोषी के लिए आपका एक एग्जाम्पल बेटा मैंने यहां पे रख दिया H2 प्लस I2। इन दोनों को अभिक्रिया जब करवाएंगे बेटा प्लस प्लस ऊर्जा, प्लस ऊर्जा, ये तीन लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। हाइड्रोजन है, आपका जो बेटा आयोडीन है, और ये ऊर्जा, ये तीनों लोग मिलकर के यहां, ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहे हैं कि ये ऊष्मा शोषी है। तो हाइड्रोजन H2 प्लस I2, उसके बाद में आपका ऊर्जा। अब आप देखोगे बेटा कि इसमें ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन जो होता है बेटा, किसी को क्या कर देना बेटा, सोख लेना या उसको पचा देना, तो सोखना ही अवशोषण कहलाता है। अब इसको क्या करेंगे, देखो बेटा इसके अंतर्गत आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे कि इस अभिक्रिया में आपको मिला क्या, तो आप देखोगे 2HI। अब आप यहां देखेंगे बेटा, दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो हम ऑटोमेटिक इसको भाई दो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप काटना चाहो तो भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसके पहले बताया समान है। तो अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पे आप देख पा रहे हो बेटा कि कौन गायब हो गया, उत्पाद में कौन गायब हो गया, कौन नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर ऊर्जा नहीं दिख रहा है, इधर कौन नहीं दिख रहा है, ऊर्जा नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अवशोषण हो गया। क्या हो गया, तो बोलो बेटा जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्मा शोषी। उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल याद रखना, H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा का अभिक्रिया कराओगे तो उसमें 2HI प्राप्त होगा और ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा, यानी ऊर्जा उसमें विलीन हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गया होगा बेटा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे आपके बीच में क्या बचता है, मेरा संपूर्ण क्रियाएं समाप्त हुई। अब मैं आपके थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा। लिखा है दैनिक जीवन में उपचयन क्रियाओं के प्रभाव। अब उपचयन जैसे आएगा तो आपको ध्यान देना है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें आपको याद रखना बेटा कि ये हमेशा क्या करती है, हाइड्रोजन का त्याग करती है। हाइड्रोजन का क्या करती है, त्याग करती है। जो माइनस लगा दिया तो त्याग,
हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, तो वो अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है? उपचयन। तो दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया के प्रभाव, चलिए मैं कुछ लेकर के समझा दे रहा हूं। जैसे संक्षारण, संक्षारण का मतलब क्या होता है बेटा? जब कोई धात, अब धात किसे कहते हैं तो यहां पर समझ लीजिए बेटा, धात जो है तुम्हारा, जो मेटल है तुम्हारा बेटा, भाई इसके कितने गुण होते हैं तो याद रखना। जिसमें चमक, चमक हो बेटा, ब्राइटनेस, चमक हो, तन्यता हो, आघात वर्धता हो, विद्युत का चालन हो बेटा, विद्युत का चालकता, ये सारे गुण जिसमें हो, तन्यता का मतलब जिसको पीट के क्या बना दिया जाए, गला करके, पिघला करके बेटा क्या बना दिया जाए, तार। गला करके तार बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तन्यता। उसको पीट करके, ये गला करके बनाया जाएगा बेटा, गला कर, गला करके, पीट करके, पीट कर बेटा क्या बना दो उसको? चादर। पीट करके क्या बना दो? चादर बना दो। जैसे आप देखेंगे बेटा, फावड़ा, फावड़ा देखे नहीं देखे? पीट करके, आघात का मतलब होता है चोट, जब चोट दोगे, पीटोगे उसको तो वो क्या बन जाएगा? चादर के जैसा, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धता। विद्युत का चालन, यानी भाई जिसको हम क्या करें बेटा, जिसमें करंट चले तो उसको विद्युत। ये सारे गुण किसमें होते हैं? धात में, ये धात के गुण हैं। तो कह रहा है जब कोई धात अपने आसपास अम्ल, अब अम्ल जिसका मतलब होता है बेटा, जिसका पीएच जो मान बेटा वो 7 से कम हो, 7 से, जिसका पीएच मान बेटा क्या हो? 7 से कम हो, उसे बोलेंगे अम्ल। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। आद के संपर्क में आती है तब वो संचारित हो जाती है। संचारित का अर्थ क्या होता है बेटा? जंग लगना, जंग लगना। संचारित का अर्थ क्या होता है लड़के? जंग लगना। आर्द्रता का अर्थ क्या होता है? नमी। अम्ल का अर्थ क्या होता है? जो जिसका पीएच मान 7 से कम हो, अर्थात स्वाद में क्या हो? अम्लीय हो, खट्टा हो। स्वाद में क्या हो बेटा? खट्टा हो, उसे क्या बोलेंगे? अम्ल। तो ये बात आपके समझ आ गया बेटा कि यदि कोई वस्तु संचारित होती तो कैसे होती है? या तो वो संपर्क में, कोई धात, यानी कोई धातु या तो बेटा अम्ल के संपर्क में आएगा या तो नमी के संपर्क में आएगा। इन दोनों के संपर्क में आने से जो धातुएं होती हैं उनमें संक्षारण लग जाता है, वो संक्षारित हो जाती है, था जंग लग जाता है। तो बात समझ आ रही होगी कि संक्षारण का मतलब यहाँ पे आपके क्या हुआ कि संक्षारण का मतलब होता है ये धातुओं में लगती है, धातुओं को नाश कर देती है। यानी जो धातु होता है बेटा उसका नाश 2 चीजों से होता है, या तो अम्ल से या तो आर्द्रता से। अम्ल का मतलब जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो, स्वाद में खट्टा हो, उसे बोलते हैं अम्ल। और आर्द्रता का मतलब नमी। तो ये बात आपके समझ आ गई कि भाई हम संक्षारण, ये हमारे दैनिक जीवन में बेटा ये किसमें होता है? बोलोगे उपचयन में। यानी उपचयन की अपक्रियाओं का प्रभाव क्या है? यानी इसमें ऑक्सीजन, ये धातुएं जो होंगी बेटा, लोहा देखो आप लोग, लोहा बेटा देखोगे बाहर छोड़ दोगे तो हमारे वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन में बेटा बोलो जल्दी से क्या होता है? नमी। ऑक्सीजन में क्या होती है? नमी। और नमी का अर्थ क्या होता है? आर्द्रता। तो वो लोहा क्या होगा? खुले वायुमंडल में पड़े होंगे तो उसमें ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के क्या बना लेंगे? वो जंग लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे? तो आपको इस बात को समझ लेना है कि ये क्रिया आपका हो जाता है संपन्न। उदाहरण जैसे चांदी के ऊपर काली परत लग जाती है, तो चांदी एक धातु है और काली परत लग गई तो आप समझ गए होंगे बेटा ये संचारित हो गई। तांबे के ऊपर हरी परत, जब किसी लोटे में, आप फूल के लोटे में, एक पात्र होता फूला है तांबा, उसमें दही डाल दो, देखोगे कि उसमें हरी हरी परत लग जाती है, तो वो कौन सा चीज है बेटा? वो संक्षारण कहलाती है। और वो हुआ किसकी वजह से? उपचयन की अपक्रिया के माध्यम से। लोहे पर जंग लगना बेटा अब उपचयन अपक्रिया के माध्यम से। विकृत गंधिता अगला पॉइंट आता बेटा। वह गंध जो तेल व वसा के उपयोग से बनाया गया, ये बेटा क्रिया ये भी क्या है? उपचयन से ही होगा। तेल और वसा से बने पदार्थ,
जब क्या करते हैं, सीधा बेटा किसके संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। तो उपचयन हो जाने पर, उपचयन का मतलब याद रखना, यानी ऑक्सीजन से उसका क्या हो गया, संपर्क हो गया। जब उपचयन की बात हो तो समझ लेना ऑक्सीजन का क्या हो गया, उसका संपर्क हो गया। क्या आने पर, हो जाने पर विकृत गंधिता हो जाती है। जैसे मान लो बेटा तथा हो जाती है, तथा इनके गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर अथवा साध्य पदार्थ की नाइट्रोजन प्रवाहित कर कर करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो आपको बोल रहा है बेटा, उदाहरण के लिए आलू का चिप्स ले लीजिए। यहां एक पैकेट मैंने बना दिया है आलू का चिप्स। आप देखेंगे कि ये पैकेट बंद होता है और इस पैकेट में गैस होता है, गैस। तो इस गैस में कौन सा पदार्थ होता है, तो बोलोगे नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के वजह से क्या होता है बेटा कि ये ऑक्सीकृत नहीं होने देता है, यानी उपचयन की क्रिया को रोकता है। उपचयन की क्रिया को कौन रोकता है, ये नाइट्रोजन प्रवाहित करके, यानी कि उसको, यानी क्या करता है, उसको ऑक्सीजन पर ऑक्सीकारक मिला करके अथवा साध्य पदार्थ की नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यानी कहा गया कि नाइट्रोजन प्रवाहित करवा करके इस पैकेट में, और हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस क्रिया को रोक सकते हैं। किस क्रिया को, प्रति ऑक्सीकारक को हम रोक सकते हैं। यानी ऑक्सीकारक को होने, यानी ऑक्सीकरण मतलब हो गया कि इस वसा वाले तेल में जो वसा का हमारा पदार्थ, वसा से बना पदार्थ है चिप्स, उस चिप्स को हम ऑक्सीजन से रोक सकते हैं। किसके माध्यम से, नाइट्रोजन गैस के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है जो ऑक्सीजन से रोकता है, और उसी के वजह से वो कुरकुरा बना रहता है। और जैसे उसमें नाइट्रोजन गैस निकाल दोगे तो देखोगे बेटा कि कुछ क्षण बाद में वो जो आलू का चिप्स होता है बेटा, वो बिल्कुल नरम हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकृत कर लेता है, उसमें उपचयन की क्रिया संपन्न हो जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, कठोरता से, यानी जो कुरकुरा सा बना होता है वो खत्म हो जाता है। और उसी को रोकने के लिए किसका गैस का प्रयोग किया गया, नाइट्रोजन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, विकृत गंधता की बात पूरे समझ आ गई होगी कि सर विकृत गंधता में किसकी भूमिका होती है। तो याद रखना बेटा, उपचयन की। उपचयन का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीजन की क्रिया हो, यानी ऑक्सीजन उसमें क्या कर रहा है, क्रिया करके, और उसमें तेल या वसा से बने पदार्थों को क्या कर देता है, वो ऑक्सीकृत कर देता है, वो पूरा का पूरा पदार्थ जो है उसमें अलग प्रकार का गंध उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कक्षा 10 का ये पहला चैप्टर आपका पूरा फाइनल होता है। मेरे प्यारे बच्चे, पूरे पीडीएफ को नोट करके, और जहां कोई गलती या कमी हो उसमें आप कमेंट में लिख के बताइए कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब क्लास को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।